होता है सेमीकंडक्टर कंडक्टर में इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। इतना हमने पढ़ लिया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हम अभी देख रहे हैं आज के ज़माने में, उनमें 99% हाथ किसका है? सेमीकंडक्टर्स का हाथ है। चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाने में जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनकी बात है, ठीक है। वो सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर्स के बीच में। चलिए, अब कल हमने बात करी थी कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप बताएं? एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। हमने देखा कि हमारे सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। These are the pure semiconductors. These are the pure semiconductors. Pure semiconductors. क्या कह सकते हैं? They are in its purest form. अपने purest form में मिलते हैं। नेचुरली जो सेमीकंडक्टर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। उनमें कोई हमने इम्प्योरिटी 0.1% की इम्प्योरिटी हमने अपनी तरफ से उसमें एडिशन नहीं करा होता, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो, जिनमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी एड अप नहीं हो, वो सेमीकंडक्टर्स हमारे इंट्रिंसिक कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्योर होते हैं तो इनका कोई काम भी नहीं होता, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक का काम बस यहाँ पढ़ के खत्म, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इस वजह से इनका यूज नहीं होता, क्योंकि बिना इम्प्योरिटी के, अभी आप आगे पढ़ेंगे, बिना इम्प्योरिटी के कोई काम ही नहीं है सेमीकंडक्टर। तो ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। अब अगर इन्हीं सेमीकंडक्टर्स यानी इंट्रिंसिक में आप इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, मैंने ऐड कर दी इम्प्योरिटी, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स में मैंने इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएंगे कौन से? एक्सट्रिंसिक बन जाएंगे। अब ये काम के बनेंगे, अब डिपेंड करता है कितने काम के बनेंगे। तो अगर 0.1% इम्प्योरिटी भी मैंने ऐड कर दी तो ये मुझे काम देना स्टार्ट कर देंगे, यानी ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, ये उस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान देने लगेंगे, कंट्रीब्यूशन। अब जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी इंक्रीज करते जाएंगे, 1%, 2%, 3%, ये उतने ज्यादा फीचर्स के साथ यूज होंगे, ठीक है। तो इसको लिखवा देता हूँ मैं, आपने हेडिंग लिखी थी ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, हेडिंग लिखी। नेक्स्ट टाइम में पहले तो 1 और 2 डालकर लिखा होगा, ठीक है। अब नीचे दोबारा नंबर 1 लिखिए, हेडिंग लिखिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। पहले लिखिए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लिखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दी pure semiconductors. Intrinsic semiconductors are the pure semiconductors which does not contain any type of impurity. Intrinsic semiconductors are those semiconductors, are the pure semiconductors which does not contain any type of impurity, which does not contain
any type of impurity, which does not contain any type of impurity. Full stop. नंबर 2 लिखिए extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors. लिखिए extrinsic में, extrinsic semiconductors are those semiconductors. Extrinsic semiconductors are those semiconductors which contain some amount of impurity, ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में स्टार बना के लिखिए. इन अदर वर्ड्स intrinsic semiconductors are pure semiconductors. स्टार बना दे, ठीक है. स्टार वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ये की पॉइंट्स होंगे. इन अदर वर्ड्स intrinsic semiconductors are pure semiconductors and extrinsic semiconductors are impure semiconductors. And extrinsic semiconductors are impure semiconductors. Extrinsic semiconductors are impure semiconductors. In other words, intrinsic semiconductors are pure semiconductors and extrinsic semiconductors are impure semiconductors. ठीक है, चलिए ये तो यहां तक होगा प्योर और इम्प्योर. अब पेन को नीचे रख के बहुत ध्यान से अगला टॉपिक समझिए, जो कि अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बाद आएगा, जिसका पढ़ेंगे बहुत ध्यान से. थोड़ी सी देखो केमिस्ट्री पसंद नहीं है सब, आपको पसंद करना ना करना हो तो करना ही पड़ेगी, चाहो ना चाहो केमिस्ट्री पीछे नहीं छोड़ेगी. आगे छोड़ते तो छोड़ केमिस्ट्री 12th में पीछे नहीं छोड़ेगी. तो 11th की केमिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री 11th की. चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है ना. बहुत अच्छा सा चैप्टर था एटम के बारे में, एटम कैसा होता है, अंदर कौन घूमते हैं, सारी चीजें. चलिए, इस टॉपिक का नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम. इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन अभी तक आपने सीखी वो बदल जाएगी. आपको कंडक्टर को देखने का नजरिया बदल जाएगा, इंसुलेटर को देखने का एक्चुअल में पता चलेगा कि आप अभी तक तो बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. क्यों कंडक्टर होता है वो चीज पता चल जाएगी. क्या ऐसा उसके अंदर होता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता. तो सेमीकंडक्टर में क्या खासियत है कि इसमें पार्शियली इंसुलेटर भी होते हैं, पार्शियली सेमीकंडक्टर. ठीक है, चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ी सी पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये सबको पता है कि एक एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और ये होती है शेल्स के लीजिए या ऑर्बिट्स के लीजिए. ठीक है, हर एक शेल्स का ही ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट में कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज. ये न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन पे कैसी फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है. ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कौन से इलेक्ट्रॉन पे होगी, ग्राउंड शेल. n=1 ये होती है, n=2 ये होती है, n=3 11. तो n=1 सब शेल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगी, फिर उससे कम सेकंड पे, फिर उससे कम थर्ड पे, इस तरह से
जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती चली जाएंगी न्यूक्लियस की तरफ से उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी। ये आपने टॉपिक पढ़ा था, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या तो है ना, ये शील्ड कर रहा है इसे, भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तुम मेरे पीछे छुपे रहो, तुम्हें कम करेगा। उसको शील्ड ये कर रहा है, एक दूसरे को सब शील्ड कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए यहीं पर आपने पढ़ेंगी कि ये जो सबशेल्स होती है, ये जो सबशेल्स होती है, शेल्स के लिए, चलिए शेल्स और ऑर्बिट्स, ये इनका एक और नाम होता है एनर्जी शेल्स। ये होती हैं एनर्जी वाली, है ना, पढ़ा है? ये जो शेल्स होती हैं ये एनर्जी वाली होती है। एनर्जी है इन शेल्स में, तभी तो इलेक्ट्रॉन इनमें मूव कर रहे हैं। भाई कोई भी चीज, मैं किसी इंसान को ले लूं, मरा हुआ इंसान है, मरा हुआ इंसान मैं कहूं चलो उठ के 1 किलोमीटर वॉक करके आओ, करेगा क्या? हिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है उसकी? 0। ठीक है, कमजोर इंसान से कहूं, बीमार इंसान है, जाओ 1 किलोमीटर वॉक करके आओ, कितना जाएगा? जरा सा चलेगा, बेहोश होकर गिर पड़ेगा। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान से कहूं, हेल्दी इंसान से, तो हाँ 1 किलोमीटर भी दूर। तो क्यों? एनर्जी की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शेल्स इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। ठीक है, नहीं पता था तो मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ, पढ़ते चले जाइए। तो ये एनर्जी शेल्स होती है। ठीक है, अब एनर्जी शेल्स की बात करें, चलिए आइसोलेटेड एटम के बारे में सुना? हाँ, क्या होता है आइसोलेटेड एटम? न्यूट्रल एटम। तो एटम तो होता ही इलेक्ट्रिकली। आइसोलेटेड एटम यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि साहब कार्बन, कार्बन जो है वो कई सारे एटम से मिल, एक एलिमेंट है, कई सारे एटम से कोई भी चीज, ठीक है, मैं तो कार्बन ही कह देता हूँ, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट कई हजार करोड़ एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसका आइसोलेटेड एटम क्या होगा? तो इसका आइसोलेटेड एटम मतलब कार्बन के अंदर जाते जाएं किसी एक पर्टिकुलर एटम को कंसिडर करें। ठीक है, आइसोलेटेड एटम प्रैक्टिकली नहीं होता, ये सिर्फ एक दिमाग का सोचा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, इमेजिनरी। आइसोलेटेड एटम यानी किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एटम को आपने स्पेसिफाई कर लिया कि साहब ये मेरा फेवरेट एटम है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद है, हालांकि वहां हजार है, लेकिन एक आपने स्पेसिफाई कर लिया कि ये मेरा फेवरेट एटम है। अकेले किसी एटम को कहते हैं आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम की बात करें तो ये न्यूक्लियस और ये शेल कोई उसी तरह। अब आइसोलेटेड एटम्स में क्या होता है? हर एनर्जी, अभी मैंने बताया हर शेल क्या रखती है अपने पास? एनर्जी। n इक्वल्स टू 1 ये पहली शेल, n इक्वल्स टू 2 ये दूसरी शेल, n इक्वल्स टू, कुछ देखा होगा ऐसा केमिस्ट्री में, अपन ने देखा है ऐसा शेल्स बनाई है। ठीक है, n इक्वल्स टू, मैंने 11th क्लास, आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो क्या आप लोग पढ़ चुके थे पहले ही? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है, जो कि साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बताई है साहब, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी, इसकी थोड़ी कम -10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे शेल की एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी की जरूरत ही नहीं भाई, न्यूक्लियस जितना दूर उतना इलेक्ट्रॉन सुकून में। -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हम कहते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से ये एनर्जी होगी। ये होती है एक एटम की एनर्जी शेल, यानी एक एटम का मैंने एनर्जी डायग्राम बना दिया कि किसी भी एक लोनली एटम की, आइसोलेटेड एटम की बात करें तो साहब उसमें एनर्जी ऐसे 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 होती है, इस शेल की इतनी, इस शेल की इतनी, इस शेल की इतनी। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, है ना, इसलिए माइनस लगा। तो साहब ये, क्योंकि एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया इतना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? पूछते जाना कुछ 11th का डाउट हो। ये तो हो गया। अच्छा, घर इमेजिन करिए, 2 घर हैं। ठीक, ये 2 घर हैं, ये 2 घर के अंदर, ये घर के अंदर लोग बैठे, ठीक है, ये अंदर हॉल में बैठे टीवी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, और आप छत पे खड़े, इंसान को नहीं बना पाओगे, ये खड़े छत पे, और ये आपकी पड़ोसी खड़ी है छत पे। ठीक,
घर वालों को कोई मतलब नहीं दूसरे घर के जो भी लोग टीवी देख रहे हैं वो अपना चैनल देख रहे हैं, उनका जो पसंद है वो आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक। यहाँ के घर वाले आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातें कौन कर रहे होंगे? ये दो, यार ये भी फालतू खड़ा है, मैं भी फालतू खड़ी हूँ, चलो टाइम पास कर लेते हैं, ठीक। खड़ा हूँ ठीक है, तो फालतू खड़े दे बातें। तो अगर हम कहें तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी डिस्टर्ब हो रही? इनकी। ये सुकून में अपना देखना, ये सुकून में अपना देखना, ये दोनों दे चिल्ला की बातें, इससे चिल्ला के इस वाली छत पे, ये चिल्ला के इधर बातें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी उनकी डिस्टर्ब हुई जो घर से दूर थे या घर के बाहर खड़े थे, ये टेरेस पे खड़े थे। उसी तरह अभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अकेला है भाई, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। किस एटम की? आइसोलेटेड, जो अकेला एटम। भाई सिर्फ ये हटा दो, ये अकेला घर है, आप छत पे खड़ी हैं, चांद को देख रही हैं, बस चांद तारे, ये मोबाइल चला रही हैं, बस, ठीक है। कोई है ही नहीं सामने वाली छत पे, किससे बात करें, ठीक है। तो अगर कभी करा भी तो भूत प्रेत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो चलिए, तो ये अकेली आप खड़ी है, या अकेला कोई खड़ा है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, भाई अकेला खड़ा है, अपना जो भी काम कर रहा है। लेकिन डिस्टरबेंस कब होगा? जब एक से ज्यादा पड़ोसी आए, 2 घर हैं, 3 घर हैं, होता है ना। सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर सब टेरेस पे आ जाते हैं, लाइट जाती है, टेरेस पे आए, बाहर निकल गया, दे बात है, ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम की बात तो ये याद रखिए कि सब आइसोलेटेड एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। कोई पड़ोसी एटम नहीं, ठीक है। ये फिक्स, हर एनर्जी, हर शेल की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो फिक्स, ठीक है। समझ में आया? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार बना के, इन एन आइसोलेटेड एटम, ये स्टार वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन एन आइसोलेटेड एटम, कॉमा, द एनर्जी ऑफ each electron is fixed, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये बना लीजिए एटम, ये चाहे नहीं बनाए घर वाला, अभी छोड़ दे, छोड़ दिए, अभी हम आगे से बनाएंगे। क्या अभी आएगी? मैंने जीरो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि जीरो फिल्म देखने जब शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि शाहरुख खान चांद पे पहुंच गए या मार्स पे पहुंच गए, ऐसा कुछ फिल्म मैंने नहीं देखी। साउथ की फिल्म होती है ना, कहीं से भी कुछ हो जाता है, बस ऐसी चल रही है साउथ की फिल्म, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर बाकायदा कंसेप्ट, ठीक है, ऐसा नहीं हवा में बातें करना, बाकायदा कंसेप्चुअल बात करेंगे, वहाँ कंडक्टर पे पहुंचे। ये आइसोलेटेड एटम बना लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी लिख लीजिए किसी आइसोलेटेड एटम। और ये शेल्स होती हैं, उनके नंबर्स होते हैं 1 2 3। क्या ये फिक्स, हर एक आइसोलेटेड एटम की एनर्जी फिक्स होती है, इतनी, किसी भी एक एटम, ठीक है। हाँ, अब नहीं, अब वो आगे बता रहा हूँ, अभी तो आइसोलेटेड एटम की बात सुनो। ऐसा कोई एक एटम जो बिल्कुल अकेला, जिसके आसपास कोई एटम नहीं, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, ठीक है, और वो दिखती रहती है। तनिष्क समझ में आया? ये भाई आया, जेद आया जी, आप लोग को आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बात स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, अब चाहे तुम बिना बॉम्ब चले जाओ या कहीं चले जाओ, ठीक है। ये बात स्कूल में नहीं बताई जाएगी, स्कूल में इस चीज को बहुत आसानी से
पढ़ा के निकाल दिया जाएगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें काबिल बनना है, और ऐसा नहीं है सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं अलग कहानी, सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन पूछा नहीं जा रहा। कंसेप्ट डेवलप इनसे -5 इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल के बारे में सुना है? क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर, सारी टेक्नोलॉजी की बात है, केमिस्ट्री का क्रिस्टल कंपाउंड नहीं, कंपाउंड नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं है, नहीं ग्रेफाइट जरूरी नहीं, ग्रेफाइट से रिलेटेड। चलिए लिख लिया, किसी को पता है क्रिस्टल? क्रिस्टल का क्रिस्टल हम कहें तो क्लस्टर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्रिस्टल। बहुत सारे एटम्स का क्लस्टर, बहुत सारे एटम्स का ग्रुप, जमावड़ा, वही कहलाता है क्रिस्टल। ये कैसा होता है, डायग्राम भी बना देता हूँ बिल्कुल में, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब पढ़ा है? क्यूब सबने पढ़ा। एक क्यूब क्या कहलाता है? क्रिस्टल। शुगर का एक एक पार्टिकल किस शेप में होता है? क्यूब में, यानी क्रिस्टल, उसे क्रिस्टल ही कहते हैं ना। हाँ देखिए क्रिस्टल, आप देखिए अभी मैंने बताया आइसोलेटेड का कंसेप्ट सिर्फ माइंड में है, सिर्फ थ्योरी में है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली कभी भी कोई एटम अकेला हो ही नहीं सकता। मैं कहूँ कि ये कैप है, ये कैप प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक के ग्रुप ऑफ एटम से बना है, इसमें कहीं एक एटम से नहीं बनाई, एक जैसे हजारों करोड़ों एटम्स को मिला के क्रिस्टल बनाया, और ऐसे हजारों क्रिस्टल को मिला के क्या बनाया, पूरा कैप, ठीक। अब देखिए ये है क्रिस्टल, तो अब ये क्रिस्टल ये रूम की तरह 3D फिगर क्यूब है। अब इसके अंदर ऐसे करोड़ों एटम्स होंगे, अब मैं इतना बड़ा नहीं बना रहा, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एटम्स। ठीक है, ऐसे हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, पूरा ये क्रिस्टल एटम से मिलकर बना होगा, पूरा एटम्स का जाल होगा, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ भी एटम्स होंगे, यहाँ भी एटम्स होंगे, यहाँ भी सारे वर्टेक्सेस पे एटम्स होंगे। क्या शेप फिक्स होता है, शेप इसी फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में, ठीक। चलिए देखिए अब क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल के अंदर अभी तो हम एक बात कर रहे थे, अब ये प्रैक्टिकली बात है। आप दुनिया में कोई भी बॉडी को देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर को देखिए, वो बना होगा क्रिस्टल से, और एक क्रिस्टल काय से बना होगा, क्लस्टर ऑफ एटम्स। अब एक एटम ये है, मैं इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, एक एटम ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसकी शेल, एक एटम ये इसका न्यूक्लियस और ये इसकी शेल, ठीक है। अब आपको एटम की कहानी पता है, हर एक एटम में न्यूक्लियस, फिर एनर्जी शेल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए ये जब अभी तक जब अकेला इलेक्ट्रॉन था, तो जो आउटर मोस्ट शेल में देखिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी कुछ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी कुछ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब जो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, उनकी एनर्जी आज भी क्या रहेगी, फिक्स। कब, जब ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए, एक ही बात नहीं कर रहा, ऐसे हजारों, अब क्रिस्टल के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर क्या है, क्लस्टर ऑफ एटम।
अभी मैं दो लेके चल रहा हूँ, दो का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। दो एटम्स की बात करें तो साहब ये एटम और ये पूरा एटम और ये पूरा एटम, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अभी घर वाला एग्जाम्पल दिया, घर के अंदर के लोग जो टीवी देख रहे हैं बैठ के, वो इस घर के अंदर के लोग जो टीवी देख रहे हैं बैठ के, उन दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब कौन करेगा? जो एक छत पे खड़े हुए हैं दो, ये दोनों आपस में बात करेंगे। उसी तरह किसी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, बिल्कुल आखिरी वाली, या कहें किसी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वर्ड सबने सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आखिरी वाले, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्टर्ब। क्या करते हैं? डिस्टर्ब। कब करते हैं? जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तब ये जो लास्ट वाले होंगे ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का मतलब एनर्जी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। एक दूसरे की एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे, या तो इसकी एनर्जी जरा सी बढ़ जाएगी या इसकी एनर्जी जरा सी कम हो जाएगी। बिल्कुल इसकी भी, या तो इसकी एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगी या इसकी एनर्जी स्लाइटली कम हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी। अब ये तो दो एटम की बात है भाई। क्रिस्टल के अंदर तो यहाँ भी एटम होगा, इसके सर पे यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा। ये देखिए पूरा क्यूबॉइड एटम से भरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके एटम्स होंगे, एटम्स सेम टाइप के तो होंगे, लेकिन हर एक एटम की लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से, हर एक एटम की लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से उनकी स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होगी। स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है। थोड़ा इसको समझिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें भाई, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये इलेक्ट्रॉन, साइड में भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, घिरा हुआ ये पूरे इलेक्ट्रॉन। और जरा इस एटम की बात करें तो इस एटम के सारे सामने ही सामने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके वो सामने ही सामने एटम्स होंगे, इसके पीछे कोई एटम होगा नहीं। तो किसी क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सबकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है, सबकी लोकेशन डिफरेंट। क्योंकि आप देखो यहाँ बनाओ फिर यहाँ बनाओ भाई, भले ये बहुत नेग्लिजिबल लोकेशन डिस्टेंस है, लेकिन ये तो ये अलग पोजीशन थी, ये अलग पोजीशन थी, तो सबकी पोजीशन डिफरेंट होगी और साथ में सबकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगी। इतना समझ में आया, ठीक है। स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होने की वजह से ही ये एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन से मोदी लोग कहते हैं हाँ भाई ये हमारा भाई है, इसकी छेड़े नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकेशन अलग अलग होने की वजह से स्पेसिफिकेशन बदल गई। तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, उनकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करेंगे, जरा सा बढ़ा देंगे या जरा सा कम कर देंगे। लेकिन अंदर के जो होंगे वो एक दूसरे को, अगर प्रैक्टिकली देखें तो अंदर के भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इतने नेग्लिजिबली डिस्टर्ब होते हैं कि उनको कैलकुलेट नहीं करा जाता, ठीक है। प्रैक्टिकली तो होते हैं तो हम उन्हें मानते ही, लेकिन जो बाहर के होते हैं वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज भी डिस्टर्ब हो जाती है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। क्रिस्टल बना लीजिए, क्रिस्टल की डेफिनेशन लिख लीजिए, एनर्जी डिस्टर्ब, इससे याद रहेगा आपको। ये कोई टॉपिक लिखने को नहीं आता बोर्ड में, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट कंडक्टर्स का बनता है, बस ध्यान से देखते जाना, कहीं नहीं समझ में आए जल्दी से।
ठीक है, ठीक। प्रैक्टिकली क्या होता है, क्रिस्टल होता है, आइसोलेटेड एटम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम्स, तो हर एक एटम का एक एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ये बड़ा अकेला एक एटम का क्या होते हैं, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की। क्रिस्टल में लाखों करोड़ों एटम्स, तो उन लाखों करोड़ों एटम्स के अरबों एनर्जी लेवल्स। हर एक एटम का, भाई हर एक एटम का अपना एनर्जी लेवल होता है, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4। उसी तरह अब लाखों एटम से मान लीजिए 1000 एटम से, तो उन 1000 एटम्स के हर एक एटम की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होंगे, नहीं होंगे। अब एक क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम। अब जरा ध्यान दें, तो वी टेक एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। अब देखना जरा सोडियम, सोडियम सब पहचानते हैं सोडियम भाई को, कोई भूला तो नहीं 11th क्लास? हाँ चलिए, सोडियम भाई का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। एटॉमिक नंबर 11। चलिए, सोडियम भाई के साथ बाबू भाई को भी जानते होंगे, बाबू प्रिंसिपल। हाँ थोड़ी इज्जत दो तो भाई बोल दो, भाई हमारे सीनियर है ना, बाबू प्रिंसिपल। बाबू के साथ मुंस भाई को भी जानते होंगे, प्रिंसिपल रूल जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक। चलिए, इन्होंने हमें सिखाया इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, सिखाई थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि साहब सोडियम का अगर 11 एटॉमिक नंबर है, यानी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है। तो इन्होंने कहा कि 1s2 पहली ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, इसमें आएंगे 2। फिर इन्होंने कहा 1s2 के बाद 2s2 सेकंड 2s ऑर्बिटल, ठीक है। ये 2s ऑर्बिटल आपकी, इसके अंदर भी 2 याद। फिर उसके बाद 2p p ऑर्बिटल, 2p6, इनमें 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हो गए? 6 4 10, और उसकी कितनी होती? 2p के बाद 3s1। आना तो इसमें 2 थे, लेकिन कितना, एक ही बचा था, एक ही आया। तो बताइए ये फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड? हाफ फिल्ड, आधी फिल्ड। और यही कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस शेल को कहेंगे वैलेंस शेल, ठीक है। चलिए, बहुत खुशी हुई, आप लोगों को सबको पता है, एक बार मेहनत करो, ठीक है। तो ओफबाउ और हुंट्स ने मिलकर ये बात बताई कि थोड़ा सा ओफबाउ गलती कर गए थे जरा सी, तो हुंट्स ने सही कर दिया। तो ये बात हो गई। अब साहब ये सोडियम का एग्जांपल लेके समझना है। अब देखिए, हम ले रहे हैं सोडियम के, अब सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम जो होगा आपका, हम ले रहे हैं मान लीजिए 1000 सोडियम के आइटम, 1000 या कहने चलिए 1 मोल ऑफ सोडियम, मोल भी समझते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम में कई सारे सोडियम के एटम्स होंगे, करोड़ों, ठीक है। चलिए, अब जरा देखो, मैं इसका एनर्जी लेवल बना दूं। ध्यान दे, 22 से ज्यादा यहाँ ध्यान देना। सबसे पहला 1s एनर्जी लेवल, दूसरी ऑर्बिटल 2s, 1s2 ये भी फील्ड, 2s2 ये भी फील्ड, तीसरी ऑर्बिटल 2p6 ये भी फील्ड, फोर्थ ऑर्बिटल 3s, ठीक है। 3s यहाँ गलत लिख दिया मैंने, नीचे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। चलिए, अब देखिए, ये तो सिर्फ एक सोडियम एटम का,
भाई सोडियम तो मैंने 1 मोल ले लिया, 1 मोल सोडियम में हजारों करोड़ों एटम से मिल आ रहे होंगे। अब ये तो मैंने सोडियम के सिर्फ एक एटम के लिए बनाया, एक एटम के लिए पहला एनर्जी लेवल 1s2 s ऑर्बिटल का, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2। तनिष्क पढ़ा है नहीं, SPDF है ना, बहुत मजेदार चीजें होती थी। रिया भाई आपने पढ़ा? ठीक, चलिए तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब ये जो है ये सिर्फ एक एटम का है, और मैं तो काय की बात कर रहा हूँ अब, सोडियम के क्रिस्टल की, जिसमें हजारों एटम्स होंगे। तो ये 1s सिर्फ एक एटम के लिए, लेकिन सोडियम के हजारों एटम्स के लिए क्या होगा, ऐसी हजारों 1s ऑर्बिटल होंगी। देखिए करते क्या है, ऐसी हजारों 1s ऑर्बिटल जब होती है तो हम इनकी एनर्जी शेल्स, अब 1s देखिए, ये भाई एक एनर्जी शेल किसकी, एक एटम की, सोडियम। अब सोडियम हजारों एटम से सोडियम के, तो 1s2 1000 मान लो 1000 है, तो 1000 1s2 की एनर्जी शेल, तो 1000 1s2 की जब एनर्जी शेल बनती है तो वो कैसे, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन से रिप्रेजेंट होती है, या कहें एनर्जी लाइंस के, स्पेक्ट्रल लाइन भी कह सकते हैं, बहुत पास पास होती है, ठीक है। अब ये हर एक लाइन जो है ना, ये हर एक लाइन हर एक एटम की क्या शो कर रही है, 1s, ठीक है, 1s2 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 1s2, ठीक है। और ये कैसी है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, ठीक है। उसी तरह यहां आना, ये भी ऐसे ही 2s2 भी 1000 होंगे, 1000 एटम की 1000 2s2, वो भी इसी तरह इसमें स्पेक्ट्रल लाइन 2s2 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 बहुत सारे। उसी तरह 2p पे आ जाए, 2p पे भी इनमें और ज्यादा 2p 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 बहुत सारी लाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम में स्ट्रक्चर लाइन से, हाँ ये लाइन एनर्जी शेल है ना, ये जो एनर्जी देखो, अभी एक एटम के लिए एक एनर्जी लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब 2p6 जो है, या कहें p ऑर्बिटल जो है, एक सोडियम एटम की एक p ऑर्बिटल, ठीक है, और 1000 सोडियम एटम की 1000 p ऑर्बिटल, तो हर एक जो और ये लाइन है, ये हर एक 2p6 है, समझ में आए? क्या एटम का स्ट्रक्चर ही है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक है। आज तक नहीं पढ़ा था, 11 पढ़ते तो पता चला है, नहीं तो तुमने सही से नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ाने वाले ने मक्कारी कर ली होगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, पढ़ाने वाले ने मक्कारी कर ली होगी। IIT की कोचिंग गए, 11th क्लास में IIT की कोचिंग जाते हैं तो जरूर पढ़ाते हैं, ठीक है। वो लोग मक्कारी नहीं करते, उन्हें पता है कि ये चीज IIT के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कई मत भटकी, वापस आ जाइए, समझ में आए 2p6। अब जरा यहाँ ये सब रख कर देता हूँ, ऊपर वाला ये तो आपको समझ में आता है। अब जरा यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, 3s1। चलिए देखिए, उसी तरह हमारी 3s1 पे आ जाए, तो साहब 3s1 एक सोडियम एटम के लिए एक 3s1, और 1000 सोडियम एटम के लिए ऐसे 1000 3s1 की एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। अब जरा ध्यान देखना, क्या ये 3s1 फुल्ली फिल्ड है, 3s हाफ फिल्ड है, तो इसकी एनर्जी शेल सिर्फ यहाँ होगी, मैंने बीच में हाफ लाइन बना दी, सिर्फ यहाँ होगी, ठीक है। मतलब आधी फील्ड है तो हमने आधी एनर्जी शेल बनाई, और ये आधा खाली है, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है आ जाए कहीं से, अभी तो खाली है, अभी तो एक ही, ठीक, हो सकता है आ जाए। तो ये जो आपकी बनी, जो आपकी हाफ फील्ड है, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। अब देखिए रेम्बो किसने देखा, कोई ऐसा यहाँ पर बैठा है जिसने रेम्बो नहीं देखा? नहीं देखा दीदी? भैया ये नंबर रेम्बो देखा है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस रेम्बो को
साइंस में एक वर्ड कहा जाता है कि रैम्बो बनाता है 7 कलर्स का, क्या बनाता है 7 कलर्स का, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, बैंड बनाता है। या फिर एक और वर्ड, आमर बेहोश मत होना भाई, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है बेहोश मत हो जाओ। बैंड या फिर स्पेक्ट्रम, सुना है ये वर्ड? इंग्लिश कभी यूट्यूब पे या कहीं पर इंग्लिश का पेपर अगर पढ़े तो यही लिखा हुआ आता है कि फला जगह जो है वो रैम्बो एक कलर 7 कलर्स का बैंड बना, यानी रैम्बो बना, ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बना। तो जब बहुत सारी लेयर्स एक साथ आ जाती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो उन्हें कहते हैं बैंड या फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये आपका एक बैंड बना, आप देखो हर जगह, क्या मैं इसको एक वर्ड में अगर कहूं तो ये बैंड है किसका, 1s एनर्जी शेल का, ये बैंड है किसका, 2s का, और ये बैंड है 2p का, और ये बैंड है आपका 3s का। ठीक है, तो ये जो आपका नीचे वाला बैंड है जिसमें आपकी एनर्जी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे कहेंगे हम वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर ये जो लाइन जहां पर ये खाली है, जहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गया तो वहां भी आ जाएगी लाइन। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये होता है आपका वैलेंस बैंड। अच्छा, इसका एक और नाम होता है VE, और इस कंडक्शन बैंड का ये आगे लिख देता हूं VE। ठीक है, वैलेंस एनर्जी बैंड, अभी आगे भी लिखेंगे, और ये CE। ठीक है, कंडक्शन एनर्जी बैंड। इतना समझ में आया? ठीक है, अब कहानी आसान होती चली जाएगी, मुश्किल काम सारी खत्म हो गए। समझ में आया ना? ये बना लीजिए शेल। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये लिख लीजिए, ये भले ही मत लिखिए, इसका कोई काम नहीं है, ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि हाँ क्या क्या पढ़ा। ठीक है, कोई थ्योरी वगैरह इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट, बस आगे आएगा मजा। क्या हो गया आमर? सब हेडिंग एग्जाम्पल ऑफ, we take example of sodium for explaining energy level diagram। ठीक है, ये हेडिंग। अगर दिल से पढ़ोगे, काबिल बनने के लिए पढ़ोगे, तो लास्ट ईयर के बच्चे भी अभी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम उनका संडे को है, फिजिक्स के रजिस्टर से ही पढ़ना है, और 90% उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज पढ़ाई है जो 12th के सिलेबस में थी, और कुछ 1-8% ऊपर ही बताई, कम कुछ नहीं बताया, ज्यादा ही बताया। ठीक है, तो रजिस्टर को कबाड़े में मत भेज देना जी, अभी कोई नहीं। हाँ, अभी दे रहे हैं वो, अगले साल देखेंगे, क्योंकि देखिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का लेवल नीट और IIT का बहुत ऊपर है। अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा अभी इस टॉपिक को 6 दिन तक पढ़ा, अभी आज जब मैं यहाँ 1 घंटे में पहुंच गया ना, अगर मैं IIT के हिसाब से पढ़ाता तो 3 दिन लगते मुझे यहाँ तक पहुंचने में, वो डिटेल में चला जाता, लेकिन आपके सिलेबस में तो लेवल बहुत हाई होता है। एनर्जी हेडिंग, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना है, उसी के लिए एग्जाम के लिए।
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लिख लिया, आगे लिखिए। अब देखिए, तो अब मैं बनाता हूं एक ये बॉक्स, तो कहेंगे वैलेंस बैंड यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पर एनर्जी शेल्स होंगी या नहीं होंगी, होंगी। एनर्जी शेल्स होंगी तो कौन होंगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगी, ठीक है। और इसको कहते हैं Be, और जस्ट उसके ऊपर कंडक्शन। कई सारी बुक्स में, एनसीईआरटी में तो नहीं, कई सारी जो लोकल ऑथर की बुक्स होती है उनमें गलत लिखा रहता है। उनमें लिखा रहता है कि साहब 3s1 अगर वैलेंस बैंड है तो 3s1 के बाद 4s2 होगी आपकी, वो कंडक्शन बैंड की, तो गलत रहता है। बस इतना याद रखिए, वैलेंस बैंड जस्ट अबव दी, वैलेंस बैंड के जस्ट अबव कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको कहते हैं CE। अब देखिए, ये सब वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेम्परेचर एट 0 केल्विन, अभी हम बात कर रहे हैं सारी किस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे, ठीक है। 0 केल्विन पे बात करें तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये बैठे हुए, अब ये रैंडमली हम किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हिसाब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दिमाग में ये इमेजिन करके चलना, ये दिमाग में ये रखना कि हम हमेशा बात किसकी करेंगे, क्रिस्टल यानी क्लस्टर ऑफ एटम्स। तो मान लीजिए अभी हमने सोडियम में देखा, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होता है। और एक मोल सोडियम ले लिए तो उसके अंदर एक मोल सोडियम में एक करोड़ों एटम्स उसके, और उसके करोड़ों एटम्स के हर एक एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो करोड़ों एटम्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करोड़ों। तो यहाँ पर इसलिए मैं ज्यादा लिख रहा हूँ। अगर आप कहें कि साहब अगर आप सोडियम की बात कर रहे हैं आज भी, तो सोडियम की बात मैं कर रहा हूँ, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में अगर लिख रहा हूँ यहाँ वैलेंस बैंड में, तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 1 मोल ऑफ सोडियम की बात कर रहा हूँ। नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ इतने शो करेंगे बस, ठीक है। बाकी अंडर लेके एक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये हो गया आपकी। अब ध्यान से देखिए, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इन्हें टेम्परेचर, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 0 केल्विन पर है, यानी टेम्परेचर में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, फिक्स टेम्परेचर पर है, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर है। और इनके इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जरा सी भी एनर्जी नहीं है कि ये कहीं मूव कर जाए, इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से यहां चले जाए, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी पोजीशन पर बैठे हुए, ठीक है। अब ये है कंडक्शन बैंड, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर एनर्जी गैप, EG, ठीक है।
कैपिटल ई स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG। ठीक है, अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो खाली बचा हुआ था, जो हमने देखा था क्या था, 1s 1 एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक खाली था, आधी फील्ड थी। तो ये आपके वो हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वैलेंस बैंड में, और इसके जस्ट ऊपर वो हाफ वाली पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिलहाल नहीं। ठीक है, समझ में आया? और इन दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, या एनर्जी गैप भी बोलते हैं। अब ये क्या है? ये एक तरह की, बहुत आसानी से याद हो जाता है, ये एक तरह की खाई। ठीक है, खाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरह की खाई। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को करंट फ्लो करवाना है, कंडक्शन करवाना है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें कूद कर कहां जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हमें करंट चाहिए कि साहब हमें कुछ करंट मिल जाए, अभी करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, तो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 केल्विन पे है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस खाई को पार कर जाते हैं, प्रैक्टिकली भी सोचें, भाई खाई बहुत लंबी है, मुझे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है, बचने का यही तरीका है। तो भाई जब गेम की सोचें, ठीक है, गेम सोचिए, ये खाई है, ठीक है, यहाँ आप खड़े, ये आपका दूसरी सरफेस है, आपको अगर कूदना है तो आप यहाँ से अगर कूदोगे तो भाई ये खाई, अगर गैप बहुत ज्यादा हुआ तो खाई में गिरोगे या पहुंच जाओगे वहां पर? हाँ, सुपरमैन वाली पावर मिल गई होगी तो पहुंच जाओगे, नहीं तो मुश्किल है ना। उसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को इंतजार है कुछ अमाउंट की एनर्जी का, इन इलेक्ट्रॉन्स को इंतजार है कुछ अमाउंट की एनर्जी का। जैसे ही वो एनर्जी इन्हें मिलेगी वो कूदना शुरू कर देंगे। हाँ, एनर्जी जैसे ही मिली, भली जरा सी मिली, फौरन ये कूदेंगे। अब परवाह इसकी करे बिना कि खाई में गिर जाए। ठीक है, उन्हें तो कूदना है भाई, इनको इंस्ट्रक्शंस मिले, जैसे ही तुम्हें एनर्जी मिले तो कूद जाना। ठीक है, ये मत देखना गैस ज्यादा है या कम। अब ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, ये एनर्जी मिलेगी कैसे? हाँ बता रहा हूँ, आगे आ रहा है। हाँ सर स्टेबल स्टेट में है, हैं? स्टेबल स्टेट हाँ, स्टेबल स्टेट अब मिलेगी ना, तो अभी बता रहा हूँ। ठीक है सर। अब हाँ, अगर एनर्जी मिल भी गई तो वो सोडियम से पोटेशियम में चेंज नहीं हो जाएगा, वो 1s2 नहीं हो जाएगा, वो 3s2 नहीं हो जाएगा। तो अभी बता रहा हूँ, स्पिरिट जाओगे कहानी आएगी, आगे नहीं बढ़ोगे। तीन चीजें पढ़ी हमने, कंडक्टर, कंडक्टर, बीच में आए सेमीकंडक्टर, और फिर आए इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इसी सीरीज में लिखा जाता है। कंडक्टर की बात करें, अगर कंडक्टर का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, मतलब ये कंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये कंडक्शन करवाना चाहता है, मतलब इजीली कंडक्शन हो जाए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी चाहिए। ठीक है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी चाहिए। यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी मिली, मान लीजिए मिली कंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैप को पार कर जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर में आ जाए, अगर यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक सेकंड, भाई अगर ये कंडक्टर में ज्यादा एनर्जी मिल गई तो 3 वोल्ट से, क्या अगर ज्यादा एनर्जी मिल गई तो भी पहुंच जाएंगे। भाई ज्यादा एनर्जी होगी तो भी कूद के जाएंगे, कम एनर्जी का मसला है, ज्यादा एनर्जी का कम एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी में आ रहे हैं, पूरी कहानी सुनी फिर डाउट पूछते। सेमीकंडक्टर पे आ जाए, सेमीकंडक्टर में एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी अगर कम है, ठीक है, 1.1 तक इसकी रेंज हो गई। अब 1.1 के बाद इससे आते हैं 1.2 से 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गई इसकी रेंज।
अगर इलेक्ट्रॉन्स को 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए तो वो सेमीकंडक्टर्स में आ जाएंगे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा अगला तो क्लियर होगा। इंसुलेटर में आ जाए। इंसुलेटर में एनर्जी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके जाना है तो उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, आप देखो आएगी अभी बात, एनर्जी मिलेगी आज तो नहीं आएगी शायद है। रिस्टोर्ड एनर्जी का नहीं, चलिए देखिए कंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम, सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम, इंसुलेटर का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जरा ध्यान से देखो, ये कंडक्टर में ये वैलेंस बैंड और ये कौन सा, जस्ट सुपर कंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन बैठे क्रिस्टल के, हर एक इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर एक एटम का वैलेंस। अब आप देखो गैप दिख रहा है कुछ, बिल्कुल नेग्लिजिबल। आप देखो तो वैलेंस बैंड जो है वो तो कंडक्शन बैंड जो है वो तो वैलेंस बैंड के अंदर ही आ रहा है, ये देखो है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत खुश रहेंगे कि भाई हमें तो कोई एनर्जी ज्यादा चाहिए ही थी, नेग्लिजिबल अमाउंट की एनर्जी भी मिलेगी तो कोई खाई है नहीं, कूद के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के सवाल के जवाब मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हुआ नहीं हुआ, अभी कहां से एनर्जी आई उसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हुआ, ठीक है, क्यों? अब बताइए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खुश थे कि दुखी थे? खुश। क्यों? गैप मिला ही नहीं भाई, बहुत नेग्लिजिबल गैप, जरा सी एनर्जी मिली, कूद गए। आ जाइए सेमीकंडक्टर में, ये रहा एनर्जी गैप, कम है लेकिन है तो, ठीक है, इजी, कम है लेकिन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हर एक इलेक्ट्रॉन को 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी चाहिए होगी। अगर इतनी एनर्जी नहीं मिली, अगर इससे कम मिली, मान लीजिए 1.2 से कम मिली, तो ये कूदेंगे जरूर, लेकिन कहाँ गिर पड़ेंगे, हाई में गिर पड़ेंगे, गैप में गिर पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही 1.2 मिल गई और फिर 2.9 तक मिल गई और 2.9 के बाद भी मिल गई, ऐसा होता नहीं है, बस जितनी चाहिए भाई। कोई भी इंसान, आप कहो कि घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अब आप कहो हमारा छोटा सा घर है सर, 4-5 एलईडी बल्ब चलते हैं, फ्रिज और टीवी चलती है, बात खत्म। तो बिजली घर वाले क्या 3 फेज मीटर लगा देंगे? नहीं, एक ही फेज लगाएंगे, क्यों आपके ऊपर बर्डन डालें। उसी तरह भाई, जब काम कम एनर्जी में हो रहा है तो क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी लाके थोप दें? ठीक है, तो 1.2 से 2.9 इस बीच में एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कूद के कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इस रेंज में आना पड़ेगी एनर्जी को, इस रेंज से कम आई तो पॉसिबल नहीं होगा। आ जाइए इंसुलेटर, जरा गैप देखिए, बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी खाई। इंसुलेटर में बहुत बड़ी खाई, यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम याद रखना, मिनिमम कम से कम हर एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जो कि जनरल कंडीशन में तो पॉसिबल है ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉन को, तो जनरल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो बेचारे यही बैठे रह जाएंगे, कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, इसलिए इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया? टाइम हो गया 5 मिनट ज्यादा, इसको लिख लीजिए, इसको दिमाग में रख के नेक्स्ट क्लास में फिर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में ये पता चलेगा कि करंट कहाँ से आया, ठीक है, मतलब एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आई तो फिर करंट कहाँ से आया, वो सारी चीजें। हाँ पूछिए, कैसे कैसे पार कर लेंगे ये बताइए। जब तक इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी कैसे पार कर लेंगे भाई? ये जितना पढ़ा है वो समझ में नहीं आया। बस इतना याद रखिए, ये मैं फिर बनाऊंगा नेक्स्ट। इतना याद रखिए कि आपके जो कंडक्टर होते हैं उनमें गैप नेग्लिजिबल है, तो आसानी से टूट के चलेगा, जंप कर लेते। सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके, कंडक्टर में। यहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन को इस खाई को पार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर खाई इतनी ज्यादा गहरी होती है, इतना डिस्टेंस होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में कि ये खाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते। आपने मान लीजिए ना एनर्जी दे दी, जो हम बात करेंगे कहाँ से आई एनर्जी, वो एनर्जी आपने दे दी तो ये कूदेंगे जरूर, लेकिन सबसे सब कहाँ गिर पड़ेगा, खाई, वहां कभी नहीं गिरेगा। हाँ, स्पेशल कंडीशन भी होती है जिसमें किसी इंसुलेटर को क्या बनाया जाता है, वो मैं बताऊंगा।